नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज बहुत सारे लोगों को मार्केट ने धोखा दे दिया है। कल जो तेज़ी देखने को मिली तो बुल्स जाग गए थे, लेकिन आज वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। कल 2% की तेज़ी के बाद निफ्टी हमें 1% आज नीचे आता हुआ नजर आया। वापस वीक जोन में आ गया है, 14,700 के नीचे आता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक में 550 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। निफ्टी मिड कैप 0.35% हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो कल की तरह आज भी एक सरप्राइज है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा मार्केट भले ही 2% ऊपर थी, लेकिन आधे स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और आधे स्टॉक्स में गिरावट थी। तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक हमें तेजी देखने को मिल रही थी। निफ्टी 50 के स्टॉक्स हमें ज्यादा भागते हुए नजर आए थे कल के दिन, और आज उल्टा हुआ है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही आज ज्यादा हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आपको निफ्टी में तो गिरावट दिखाई दी, लेकिन ब्रॉडर में सेंटीमेंट ज्यादा खराब हमें दिखाई नहीं दिया था। HDFC ट्विंस में ज्यादा गिरावट आई, इसके कारण निफ्टी पर प्रेशर देखने को मिला। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में 1% का करेक्शन है। गोल्ड फ्लैट ट्रेड कर रहा है। सिल्वर हमें 0.37% नीचे दिखाई देता है। चार्ट्स पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट में फॉल आया। 5 मिनट में ही मार्केट हमें फॉल होती नजर आई। उसके बाद एक बाउंस बैक आया, फिर मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आई थी। और नीचे के लेवल से कोई भी प्राइस रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, नीचे से कंसोलिडेशन देखने को मिला, और वहीं पर मार्केट में हमें क्लोजिंग भी दिखाई है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो सिचुएशन और भी क्लियर होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो ओपन हुआ वही इसका इंट्राडे हाई बन गया। मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, कंटिन्यूअसली गिरावट आई, और इंट्राडे लो जहां से बना था उसी के आसपास छोटा सा प्राइस रिजेक्शन दिखाने के बाद हमें यहां पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो आज एक बियरिश कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आया। कल के दिन जो तेजी आई थी उसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया था, वो था 20 डेज का मूविंग एवरेज, लेकिन वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया, जिसके कारण वापस आज हमें उस लेवल से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो वापस वीकर जोन में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। RSI वापस 50 के अंडर आ चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक नेगेटिव साइन है, वीक साइन है। कल जैसे हमने चर्चा भी किया था कि मार्केट में इतनी तेजी आई है, अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आ रही है, वैल्यू बाइंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसके कारण मार्केट 2% तक भागती हुई नजर आई। और फंडामेंटल रीजन ना होने के कारण मार्केट में आज वापस करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट वापस 1% में नीचे आती हुई नजर आई। तो लेवल्स पर ध्यान बनाकर रखिए। 14,800 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ऊपर जाना मुश्किल है। और यह लेवल टूट भी जाता है तो उसके बाद भी 15,000 का लेवल तो है, जो कि साइकोलॉजिकल भी है और टेक्निकल भी है। तो ये दो लेवल ऊपर के साइड हमें ध्यान में रखना है। नीचे के साइड अगर बात करें तो नीचे जो लेवल्स बने हुए हैं, सबसे पहला सपोर्ट 14,500 का है। इस लेवल पर ध्यान रखना है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 14,000 का लेवल, जो कि इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये भी हमें आता हुआ नजर आ सकता है। न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में ओमान ऑयल्स का जितना स्टेक था BPCL ने उसे खरीद लिया है। तो BPCL के लिए एक अच्छी बात है। पिरामल फार्मा ने हेमो फार्मा को खरीद लिया, 100% स्टेक खरीद लिया है 775 करोड़ में। तो बिजनेस एक्सपांड होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मारुति सुजुकी ने MOU साइन किया है कर्नाटक बैंक के साथ टू ऑफर अफोर्डेबल फाइनेंस स्कीम। तो ये मारुति सुजुकी के लिए पॉजिटिव बात है और कर्नाटक बैंक के लिए भी एक पॉजिटिव बात है। रियल एस्टेट डेवलपर लोढ़ा IPO ला रहा है 2,500 करोड़ का। 7 अप्रैल को IPO ओपन होने वाला है। तो बहुत दिनों से IPO अटक गया था, फिलहाल हमें पास होता हुआ नजर आया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं IPO कैसा है। GSK फार्मास्यूटिकल्स ने ग्रीनफील्ड प्लांट जो अपना था कर्नाटक में, उसे हेट्रो लैब्स को बेच दिया है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हमें दो कंपनीज में होता हुआ नजर आया। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर शेयर प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आया था, क्योंकि कंपनी ने 890 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है। सेंटर ने PLI स्कीम को एक्सटेंड किया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, 10,900 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। तो इतना बेनिफिट होने वाला है। तो अभी PLI स्कीम बहुत ही जोर में दिखाई दे रहा है, अलग अलग सेक्टर में एक्सटेंड होता हुआ नजर आया है, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो अब जो अवंती फीड्स है, एपेक्स जैसे स्टॉक्स हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ बनकर आती है, जो कि फूड प्रोसेसिंग में कामकाज करते हैं। ये ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म का बेनिफिट नहीं है, इससे लॉन्ग टर्म के बिजनेस में हमें फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है कि QIP लॉन्च हुआ है 3,000 करोड़ का। तो बड़ा QIP है, फंड्स रेस करना चाहते हैं, और QIP में जो शेयर प्राइस डिक्लेयर किया है वो है 60.34 और करंट मार्केट प्राइस है 55। तो इसमें दो पॉजिटिव बात है। एक तो ये कि IDFC फर्स्ट बैंक ने खुद को 60 रुपीज पर शेयर खरीदा, मतलब समझा है कि उनकी वैल्यू 60 रुपीज पर है। तो ये अच्छी बात है, और फिलहाल स्टॉक उससे नीचे चल रहा है।
और दूसरी जो पॉजिटिव बात है, अगर ये QIP सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो समझ रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक को अगर आप 60 रुपीज़ पर भी खरीदते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बाय है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एट रेट 60। तो जो इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, फिलहाल 55 का प्राइस है, एक्यूमुलेट करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये QIP अनसक्सेसफुल होता है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बनकर नहीं आएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल रिटेल पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है IDFC फर्स्ट बैंक का, तो इसलिए काफ़ी जोर में भी दिखाई दे रहा है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एक्यूमुलेट करना चाहे तो इन सब बातों का ध्यान में रखने के बाद एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। कल्पतरू पावर ने 625 करोड़ का ऑर्डर बैक किया है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए भी एक पॉजिटिव बात है। अब टाटा सन्स रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अगर आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा होगा तो कई सारे टाटा शेयर जैसे कि TCS, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा पावर में आपको प्लेज दिखाई देगा, प्लेज शेयर होल्डिंग दिखाई देगा जो कि रिलीज होता हुआ नजर आया है। टाटा सन्स जो कि इनकी होल्डिंग कंपनी आप कह सकते हैं, जो कि लिस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन टाटा सन्स TCS में, टाटा स्टील में, टाटा पावर में, टाटा मोटर्स में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और जितनी भी टाटा की अलग अलग फर्म्स है उसमें स्टेक होल्ड करती है और वो प्लेज कर रही थी, लेकिन वो प्लेज रिलीज हो गया है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है जो कि आपको ध्यान में होना अगर आप टाटा होल्डर्स हैं। SJVN ने गुजरात में सोलर पावर प्रोजेक्ट विन किया है, तो SJVN के शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव बात है। डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अलग बात है, बाकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए SJVN, NHPC जैसे पावर स्टॉक्स में जो कि PSU पावर स्टॉक्स हैं वहाँ पर निवेश करने के पहले एक बार सोचना चाहिए। डिविडेंड इनकम के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो इससे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।